क्या आप भी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंड वीएलडीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन? तो आज ही डाउनलोड कीजिए पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव क्लासेस, साथ में ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट सीरीज एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है, 6 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है और साथ के साथ वीएलडीए के लिए भी आपके लिए कोर्स वहां पे बनाया गया है। और हमारी जो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे जो कोर्स है उनकी फीस हमने बहुत ज्यादा कम रख रखी है। ऑफलाइन के कंपैरिजन में आपको 4 से 5 गुना कम फीस यहाँ पे ली जाती है और 4 से 5 गुना ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आपके पसंदीदा कोर्स। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे। आप सभी का पढ़ रहे में एक बार फिर से स्वागत है एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप सभी बच्चे एंड कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। काफी अच्छे से काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए वो जो टॉपिक था वो बेसिक था, आना जरूरी है केमिस्ट्री के लिए। इस टॉपिक की खास बात क्या है, आना भी जरूरी है एंड दिस इज स्कोरिंग। स्कोरिंग है ये, स्कोरिंग यहां से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। काफी आसान टॉपिक है, अगर आप इस बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल एकदम से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो हेलो इम्तियाज, विकी, अमन, कोमल, सपना, शीतल, आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट आ रहे थे भाई कुछ क्वेश्चंस में, तो वो मैं लास्ट में लूंगा। अभी टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, लास्ट में। ठीक है, तो टॉपिक शुरुआत करते हैं। बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ पे रह गए हैं, आए नहीं अभी तक। ठीक है, तो नाम इस टॉपिक के नाम में क्या रखा है? नाम में रखा है केमिकल, नाम में क्या रखा है? केमिकल एंड बॉन्डिंग। 2 वर्ड है नाम में। क्या रखा है इसके? केमिकल एंड बॉन्डिंग। केमिकल का मतलब हो सकता है कि एटम्स लगा लो, मॉलिक्यूल्स लगा लो, है ना, एटम्स लगा लो, मॉलिक्यूल्स लगा लो। एंड बॉन्डिंग में क्या रखा है? जुड़ना। बॉन्डिंग में क्या रखा है? जुड़ना। ठीक है, जुड़ना, तो यही है ना बात। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो केमिकल्स है ना वो जुड़ते क्यों हैं? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई केमिकल्स आर बॉन्डेड। केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्यों केमिकल जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर हमें पता लग गया भाई ये कारण है, इससे जुड़ते, फिर हम देखेंगे किस टाइप से जुड़ सकते हैं। किस टाइप से, किस टाइप से का मीनिंग है कि किस किस तरीके से वो बॉन्ड बना सकते हैं, किस किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, वो देखेंगे फिर। हेलो निशु, आरजू, वेलकम, गुड इवनिंग। तो भाई यही बात है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं। ठीक है, किस टाइप से वो बॉन्ड बना सकते हैं, उन्हीं को बोला जाता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उन्हीं को क्या बोला जाता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एंड बस फिर उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा एंड पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर रहेगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं मेनली आपको 2 टाइप्स के बॉन्ड पढ़ाऊंगा, उन्हीं 2 टाइप्स के बॉन्ड पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गई है बात सभी को? तो सबसे पहले बात है कि क्यों जुड़ते हो। देखिए अब ज्यादा दूर नहीं जाता भाई, मैं मेरे से ही लेके चलता हूँ भाई। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा नाम संजय है, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, और आप में से कोई एक स्टूडेंट है, तो आप में से कोई स्टूडेंट है, अपना जुड़ना कैसे हुआ पहले मुझे ये बताओ। आप क्यों मेरे साथ जुड़े, अपना जुड़ना क्यों हुआ? तो 2-3 बातें थी कि सर देखो हम हैं केमिस्ट्री में वीक, हमें केमिस्ट्री आती नहीं है, तो आपके पास केमिस्ट्री की कमी थी और मुझे केमिस्ट्री अच्छी आती है, मुझे केमिस्ट्री अच्छी आती है। इसका मतलब आप इसलिए जुड़ाव हो गया हमारा। यहाँ पे केमिस्ट्री एक्सेस में थी और यहाँ पे केमिस्ट्री थी नहीं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जुड़ाव हो गया। दूर क्यों जा रहे हो भाई आप मुझे ये बताओ। आप जो है केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? आप किसके देखिए अब 2 फ्रेंड्स जो होते हैं, 2 फ्रेंड, मान लो
अब आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस गली में रह रहे हो, क्या सभी लोगों को जानते हो क्या? नहीं, किसी कुछ लोगों को ही जानते होगे आप। या तो आप अपने घर वालों को जानते हो या अपने फ्रेंड्स को जानते हो, ठीक है, बाकी किसी को नहीं जानते। तो वही कहानी है यहाँ पे भी, है ना। देखिए, आप आपके घर वालों के साथ क्यों रहना पसंद करते हैं? आपके घर वालों के साथ आप रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आपको घर में रहने से स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपको घर में रहने से स्टेबिलिटी मिलती है। आप स्टेबल हैं घर पे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेबल हैं। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल स्टेबिलिटी का है। सारा खेल किसका है भाई? सारा खेल स्टेबिलिटी का है। तो जो ये होड़ अपने लगी हुई है ना यहाँ पे स्टेबल होने की, इंसानों के अंदर भी पूरी होड़ है स्टेबल होने की, हालांकि कोई हो नहीं पाता है, ठीक है। अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूं, थोड़ा सा आध्यात्मिक बात करूं, तो बहुत कम लोग हैं जो स्टेबल हो पाते हैं, ठीक है। बाकी तो भागदौड़ चलती रहती है यहाँ पे। तो सेम कहानी यहाँ पे केमिकल्स के साथ होती है। वो स्टेबलाइज होना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं? वो स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? इसका होता है। तो यही बात है यहाँ पे, काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन कि क्या क्या रीजन है कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से दो एटम्स, दो एलिमेंट आपस में जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात, दे ऑब्टेन, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, वो चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेबिलिटी का मतलब वो अपनी एनर्जी का लॉस करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब देखिए, यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी एक दिन, जो अनस्टेबल होते हैं ना उतने ज्यादा ही उनके अंदर वो रहता है, ठीक है। अनस्टेबल जो होंगे उतनी ज्यादा मूवमेंट करेंगे, उतनी ज्यादा उनके अंदर एनर्जी भरी रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लगा लो आप, ठीक है। तो वो अगर लोअरिंग, मैंने पहलवान वाला एग्जांपल दिया था अगर आपको याद हो, तो इसमें कंसेप्ट आता है लोअरिंग ऑफ एनर्जी। तो वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। और इसके ऊपर जेईई एडवांस 2020 में बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ही बेहतरीन लेवल का इसके ऊपर। तो स्टेबिलिटी कैसे मिलती है दो एटम्स को? देखिए, इसको समझाना बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए आपके पास दो एटम है, ये आपका एक एटम नंबर ए है, ए एटम बोल देता हूं मैं इसको, और ये आपका एक एटम नंबर बी है ना। अगर यहाँ पे ये एटम ए है तो इसके पास न्यूक्लियस रहा होगा Na एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन रहा होगा Ea। अगर ये भी एक एटम है तो इसका न्यूक्लियस रहा होगा Nb एंड इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा Eb। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, यहाँ पे क्या हो रही है? आपके पास दो चीजें हो रही है। आप सभी ये देख सकते हैं भाई, सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं। पहला तो काम यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि Na एंड Nb, न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ B, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का रिपल्सन कर रहे हैं। ये एक दूसरे का रिपल्सन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरा यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन रख रहा है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि Na एंड Eb, न्यूक्लियस A का एंड इलेक्ट्रॉन B का, दूसरी बात न्यूक्लियस B का एंड इलेक्ट्रॉन A का, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। यहाँ पे दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अब देखिए, जब भी दो चार्ज पार्टिकल होते हैं और उनके बीच में कोई डिस्टेंस r होता है तो वहां पे एक एनर्जी भी डेवलप होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो। हालांकि ये वीक होता है, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता केमिकल बॉन्डिंग, जितना डिटेल में और जितना मस्त मैं पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन आज आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब क्या भाई, थोड़े दिन पहले जब आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, मेरे लिए आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठे थे, मेरे लिए आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठे थे, तो अपनी कोई फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कुछ नहीं था, ठीक है। वही सेम बात यहां पे भी है, वही सेम बात यहां पे भी है कि जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो
जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेंगे कि उनके बीच में कोई है ही नहीं एनर्जी, उनके बीच में कुछ भी एनर्जी नहीं है। बट जैसे ही आपकी रेडियस कम होने लगेगी, इनफाइनाइट से कम अप्रोच करने लगोगे, जब आप एक दूसरे को अप्रोच करने लगोगे, अट्रैक्शन होगी और अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या करने लग जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या करने लग जाएगी, डिक्रीज। देखिए मैं आपको यह समझा रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं। बिल्कुल दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते क्यों हैं, तो मैंने बताया कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। एनर्जी कम क्यों होगी, तो मैंने बताया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो न्यूक्लियस रिपेल करेंगे, बट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो क्या करें, स्टेबलाइज होंगे और स्टेबलाइजेशन से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो देखो आप मैथमेटिक्स के जो बच्चे उनको काफी अच्छे से पता होगा, किसी के भी नीचे अगर इनफाइनाइट आ जाए वो जीरो होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जैसे ही आप डिस्टेंस कम करेंगे उनके बीच का, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी, बाहर निकलना स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको वीबीटी की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसका एक डायग्राम होता है, जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था भाई इस बार, बहुत बढ़िया। तो इसका एक डायग्राम होता है, समझो, एंड यहीं से आपको बॉन्ड लेंथ का भी आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ का क्या कंसेप्ट होता है। तो ये एक डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, ये एक डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, एंड यहाँ पे रेडियस दिखाई गई है, इस पे रेडियस दिखाई गई है। तो देखिए जब क्या होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट मान लेता हूं मैं, जब रेडियस r इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो तो जो पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो है यहाँ पे। तो जब वो इनफाइनाइट पे, तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जब ये इनफाइनाइट पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो लगभग क्या मान के चल रहे हैं कि है ही नहीं। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इसको नियर अबाउट जीरो ही मान रहे हैं। अब जैसे जैसे आप अप्रोच करते जा रहे हो, देखो जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, वैसे वैसे आपकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है। और फिर एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना लग जाएगी। ये ग्राफ आपने शायद देखा होगा भाई, ये ग्राफ शायद आपने देखा होगा। तो यहाँ से देखिए, इसको समझिए कि यहाँ पे क्या था, जब आपका रेडियस इनफाइनाइट था तो पोटेंशियल एनर्जी नियर अबाउट जीरो थी। जैसे जैसे आपने रेडियस कम की, तो देखो रेडियस कम करने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि बाहर रिलीज हो रही है। ये रहा। अब एक ऐसा टाइम आ गया यहाँ पे, ये टाइम लगा लो, इसके बाद ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है, इसके बाद आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। अब इस डिस्टेंस को, ये जो यहां से लेके और यहां तक का जो ये डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को आर नोट बोला जाता है, इसी डिस्टेंस को आर नोट बोला जाता है, जिसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, और सभी की अलग अलग होती है। देखिए मैं इसको समझाऊंगा, अभी एक बार जल्दबाजी नहीं करनी, मैं इसको समझाऊंगा कि ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है। और ये जो एनर्जी आई है ना, कौन से वाली एनर्जी भाई, यहाँ पे ये जो एनर्जी है यहां से यहां तक की, ये बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, ये बॉन्ड एनर्जी। तो देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए जब ये पास, देखो दूर थे पहले, बिल्कुल दूर थे, पास आए पास आए पास आए पास आई, एनर्जी इतने पास आ गए। देखो ये पास आने से एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन वो फेवर कर रहा था, वो फेवर कर रहा था। अब ये एक डिस्टेंस ऐसा आ जाएगा, अगर आप, पहली बात तो उससे पास उनको लेके जाया ही नहीं जा सकता। क्यों, अगर मान लो भाई एक यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है, इस डिस्टेंस पे क्या हो गया कि भाई आपका जो है, जो अट्रैक्शन वाला फोर्स था वो काम करना बंद कर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस, अगर आप इससे पास लेके गए तो वहां पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, इससे पास आप दो एटम्स को लेके ही नहीं जा सकते। इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्यों, क्योंकि उस डिस्टेंस से आगे अगर आप लेके जाना भी चाहोगे ना, तो रिपल्सन की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिपल्सन की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपको ये बात समझ में आ गई भाई?
पोलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इस ग्राफ के बारे में। अगर आप कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। किसी को इसमें डाउट है क्या? हालांकि इसमें जेई एडवांस 2020 में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना था, लेकिन भाई जेई मेन तक वो कभी नहीं पूछा जा सकता। हालांकि जेई एडवांस में भी वो बिल्कुल अपर लेवल का वो क्वेश्चन था, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो पहला रीजन आपको समझ में आया कि क्यों कोई भी जुड़ना चाहता है, क्यों भी केमिकली कंबाइन करते हैं, उसका रीजन होता है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। दूसरा रीजन दिया गया टू ऑब्टेन्ड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टू ऑब्टेन्ड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टू ऑब्टेन्ड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। देखिए बहुत आसान है इसको समझाना, बहुत आसान। देखिए मैंने देखा यार, मेरा एक स्टूडेंट था, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्यों, मेरा एक दोस्त था, और उसने भाई देखो लोग आईआईटी में क्यों जाना चाहते हैं, लोग नीट में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, क्यों जाना चाहते हैं? तो उनको पता है कि वहां पे स्टेबिलिटी है। वो देखते हैं जैसे ही आईआईटी में पहुंच गया लाखों के पैकेज आते हैं, जैसे ही नीट में डॉक्टर बन गया लाखों के पैकेज आते हैं, लाइफ स्टेबल हो जाती है, वो ऐसा देखते हैं, है ना। तो अब आईआईटी में ही क्यों जाना चाहते हैं, जबकि आईटीआई भी तो है हमारे देश में। बच्चे आईआईटी में ही क्यों जाना चाहते हैं, जबकि हमारे देश में तो आईटीआई आईआईटी से ज्यादा है। आईटीआई के बारे में शायद आपको पता होगा, इनके नंबर बहुत ज्यादा है, बच्चे यहां जाना नहीं चाहते, बच्चे यहां जाना चाहते। उसका रीजन क्या है? वो देखते हैं कि ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स ने क्या देखा, हालांकि थ्योरी तो साइंटिस्ट ने दी है, ये सारी बातें साइंटिस्ट ने बताई है ना। तो उन्होंने देखा यार ये जो ग्रुप नंबर 18 है ना, ये जो ग्रुप नंबर 18 है, कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना ही नहीं है, कोई बॉन्ड बनाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखा गया ऐसा क्यों कर रही है ऐसा, तो देखा गया इनकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इन्हीं को देखकर, है ना, इनको देखकर दूसरे भी कहते हैं भाई देखो इन्होंने ना सारा लेन देन का चक्कर खत्म कर रखा है, ना इलेक्ट्रॉन ले रहे ना दे रहे, नाम से बैठे हैं, है ना, और हम ले रहे हैं दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कभी आयनिक बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, कभी कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। तो वो कहा यार मैं ना, जैसे फ्लोरीन बोला यार मैं ना दुखी हो रखा हूं, है ना, मैं तो यार इस नोबल गैसेज जैसा होना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। तो यही सेम रीजन यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है, समझ में आई बात। तो दूसरा रीजन होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ये समझा दिया कि भाई, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि वो अपना जो है दो रीजन है कि केमिकल जो जुड़ना चाहते हैं उसके दो रीजन है। अब बात जी कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उसके लिए टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब बहुत सारे बच्चों से अगर मैं पूछूंगा तो कुछ कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं भाई बताना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 टाइप के, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 टाइप के। मैं पूछूंगा 2 टाइप के कौन से, वो कहेंगे सर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। कुछ थोड़े से होशियार बच्चे क्या बोलेंगे सर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वो कहेंगे एक आयोनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। बट ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अगर आप बात करोगे, देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मेजरली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। देखिएगा आप कहोगे सर ये तो आपने अलग ही केमिस्ट्री बना रखी है अपनी, ठीक है ना। तो बिल्कुल भाई 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर इंटर एटॉमिक, फर्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर इंटर एटॉमिक। इन्हीं को हम प्राइमरी बॉन्ड भी बोलते हैं, इन्हीं को हम प्राइमरी बॉन्ड भी बोलते हैं, प्राइमरी बॉन्ड भी बोला जाता है इन्हीं को, इंटर एटॉमिक, और इसी को प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा होता है इंटर मोलिकुलर, दूसरा होता है इंटर मोलिकुलर, और इनको हम सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। इनको हम क्या भी बोलते हैं भाई, इनको हम बेसिकली सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं, इनको हम सेकेंडरी बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं भाई। कौन कौन से टाइप के होते हैं आपका? एक इंटर एटॉमिक एंड एक इंटर मोलिकुलर, ठीक है। अब ये इंटर एटॉमिक का मीनिंग क्या? नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो एटम्स के बीच में बनते हैं। किसके बीच में बनते हैं? एटम्स के बीच में बनते हैं, एंड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये,
ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जो एटम्स के बीच में बनते हैं। मैं रीजन दूंगा कैसे। और तीसरी बात अगर आप पूछोगे ना, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, अगर आप किसी इंटर एटॉमिक बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 200 से लेके और 400 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो एटम्स के बीच में बनते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड आपका बॉन्ड एनर्जी देखो। अब मुझे ये बात बताओ भाई, एक तो है भाई एक आप हो और एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई डाउट क्लियर करना है, कोई इश्यू आया है आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों जितना बढ़िया कर सकते उतना तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये है इंटर एटॉमिक वाली बात, है ना, कि भाई इन दोनों ने अपने आप से ये सारी चीजें की है, ठीक है, तीसरे का काम नहीं है। इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर क्या, ये रहे जी आप, और ये रहा आपका एक सेकंड लेवल का फर्स्ट, मतलब बेस्ट फ्रेंड के अलावा दूसरा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये रहा आपका बेस्ट फ्रेंड और ये आपके बेस्ट फ्रेंड का फर्स्ट, ये बेस्ट फ्रेंड कह रहा है इसको, फिर ये कह रहा है इसको, या ये कह रहा है ऐसे। तो ये जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग, ये बीच में अपनी एक दो बात घुसाए बिना मानेगा ही नहीं। अगर आप, है ना, वो भी सोचेगा यार ये इसका बेस्ट फ्रेंड क्यों है, इसको हटा जाए। तो ये जो कहानी बन रही है ना, इन दोनों के बीच में बनी होगी पहले बॉन्डिंग, है ना, पहले तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी होगी, है ना, और उसके बाद ये आपस में करवा रहे, तो ये आपको खुद ही दिख रहा है, ये तो भैया लफड़े वाली बात है ना। तो सेम कहानी यहाँ पे होती है, ये एटम्स के बीच में बनते हैं। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स आर 4 टाइप्स, ये 4 टाइप के होते हैं इंटर एटॉमिक, आपने नाम जरूर सुने होंगे। सबसे पहला होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो इंटर एटॉमिक होता है। आयोनिक बॉन्ड नाम जरूर सुना होगा, आयोनिक बॉन्ड भी इंटर एटॉमिक होता है। तीसरा बेसिकली जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। एंड फोर्थ जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, फोर्थ जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस चैप्टर में मेनली इन दोनों की बात करनी, और सबसे ज्यादा बात इसकी होती है इस पूरे चैप्टर में, सबसे ज्यादा बात इसकी होती है इस पूरे चैप्टर में, कोवलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड तो 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाता है, ये रहा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर की बात करोगे तो क्या है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। अगर आप इंटरमोलिकुलर की बात करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। ये वीक होते हैं, वीक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, वीक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 2 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक की होती है, बस 2 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक, ठीक है। काफी वीक होते हैं। ये मेजरली 2 टाइप के आपने नाम सुने होंगे अगर सुना हो तो। पहली जो टाइप होती है वो होती है वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, पहली जो टाइप होती है वो होती है वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। ये है ना, आपके ये भी 4-5 टाइप के होते हैं वांडरवाल फोर्स। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड लंधन फोर्सेस, ठीक है। ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। एंड सेकंड बड़ा फेमस आपने नाम जरूर सुना होगा, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, तो वो भी आपका इंटरमोलिकुलर होता है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 टाइप का होता है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है भाई, इस चैप्टर को समझ लेना यार, मजा आ जाएगा। केमिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहोगे यार केमिस्ट्री में मजा आने लग गया अब तो हमें बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बॉन्ड के अंदर क्लियरिटी आई, ये है जी बॉन्ड की रियल कहानी, है ना। ऐसा ना कहना कि कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड ही होते हैं, हालांकि इनके अलावा भी स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ठीक है, ब्रीज बॉन्ड, काफी टाइप की चीजें होती है, हायर केमिस्ट्री में पता लगती है, आपके लेवल तक भी आएगा। 3C2E बॉन्ड, 3C4E बॉन्ड, है ना, सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे समझते जाना। एक ऐसा लेवल बना दूंगा आप कहोगे सर मतलब सिखाई आपने सही में केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर का हम पहली चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे, आयोनिक बॉन्ड के बारे में छोटा सा आयोनिक बॉन्ड का पार्ट रहेगा, ज्यादा डीपली इसमें हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है जी, क्या आयोनिक बॉन्ड, इसी का जो दूसरा नाम होता है इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। आयोनिक बॉन्ड और दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है।
तो बॉन्ड्स, ये आयोनिक बॉन्ड्स, खास बात ये है कि ये आपका बॉन्ड फॉर्म्स, इसकी कुछ बातें जो आप लिख लो, बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन कटायन एंड अनायन, बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन कटायन एंड अनायन, ऐसा बॉन्ड जो एक कटायन और एक अनायन के बीच में बने, है ना, उसी को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अनायन इज नोन एज ए आयोनिक बॉन्ड। यहां पे अब ये बॉन्ड बनाते क्योंकि एंड इट्स ऑल्सो कंप्लीट ऑक्टेट, भाई कटायन और अनायन के बीच में तो बनेगा, किस वजह से बनेगा, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। खास बात क्या होती है यहां पे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। खास बात क्या होती है यहां पे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अब NaCl की अगर मैं बात करूं, NaCl कैसे बना होगा, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि NaCl किस टाइप का बॉन्ड है, NaCl के अंदर किस टाइप का बॉन्ड है, और बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है भाई, बॉन्ड इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड कोई ऐसा नहीं है धागे से बांध रखा है, तारों से बांध रखी है दो एलिमेंट, ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। जैसे आप कितनी दूर बैठे हो उससे, लेकिन अपनी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सिंपली बॉन्ड भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है, ठीक है। NaCl, अब NaCl कैसे बना होगा, देखिए जो सोडियम है, सोडियम उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। दूसरा कौन है, दूसरा क्लोरीन, मैंने ले लिया क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो भाई ये दोनों बाजार में चल रहे थे, अपने घूम रहे थे बाजार में, और बाजार में घूमते घूमते सोडियम को नियोन दिख गया, नियोन अपने आराम से स्टेबल बैठा था, मजे आ रखे थे नियोन को। तो सोडियम ने सोचा यार क्यों ना नियोन जैसा हुआ जाना चाहिए, कितना स्टेबल है यार, मैं भी हो जाऊंगा। तो इसने जब से क्या बोला, भाई नियोन जैसे होने के लिए बस मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है। तो ये बाजार में आवाजें लगाने लग गया, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, पूरे बाजार में जोर जोर से आवाजें लगा रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, है ना। तो वहां पे फिर क्लोरीन था भाई, वहां पे बाजार में क्लोरीन भी आया हुआ था कुछ सामान खरीदने। तो जैसे ही क्लोरीन को दिख गया आर्गन का भी स्टेबल इलेक्ट्रॉन, आर्गन भी आराम से स्टेबल बैठा था, मजेदार, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्लोरीन ने सोचा यार मुझे तो आर्गन जैसा होना चाहिए। अच्छा, क्लोरीन ने ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे नियोन जैसा होना चाहिए, तो क्लोरीन ने नियोन जैसा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उसे आर्गन अपने ज्यादा करीब दिखा, उसको लगा यार आर्गन जैसा बनना बड़ा आसान है, नियोन जैसा तो बड़ा दूर है, नियोन जैसा बनना तो बड़ा दूर है। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन देने से, मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ाया था, 4th इलेक्ट्रॉन निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है एक ही एटम से, बोला था या नहीं बोला था, वो सारी चीजें आएंगी अब। तो क्लोरीन ने जब भी बोला एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, तो इन दोनों को आपस में क्या हो गया, आवाजें सुन गई। तो सोडियम ने खुशी खुशी क्या किया, सोडियम ने एक सोडियम Na लिया, खुशी खुशी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अपना देने से ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव। एंड दूसरी बात, क्लोरीन Cl नेगेटिव गैसियस, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, कौन सा, यही वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इलेक्ट्रॉन मिलते ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। अब इनके बीच में एक अट्रैक्शन बन गई, ना। जैसे भाई मान लो, है ना, जो लड़की वाले हैं, जैसे जब भी आपकी शादी होगी, है ना, तो क्या होता है, लड़की लड़के वालों के घर आती है, ठीक है। तो लड़की दी है घर वालों ने और इन्होंने ली है, तो अट्रैक्शन बन गई इनके बीच में भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, Na पॉजिटिव जो बना है एंड Cl नेगेटिव जो बना है, ये दोनों बनने से क्या हुआ, एक खास बात हुई। ये जब दोनों इस स्टेट में आए तो ये एक तो चार्ज्ड पार्टिकल हो गए। अगर आप दो चार्ज्ड पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखोगे तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। और आयोनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन परमानेंट क्लोरीन को दे दिया है, क्लोरीन ने सोडियम को दे दिया, मतलब सोडियम से ले लिया है, यहां पे कोई शेयरिंग नहीं हो रखी है, इसीलिए आयोनिक बॉन्ड सबसे स्टेबल बॉन्ड माने जाते हैं।
जितने भी बॉन्ड होते हैं ना उनमें से सबसे स्टेबल बॉन्ड जो माने जाते हैं वो आपका आयोनिक बॉन्ड माने जाते हैं। समझ में आई क्या भाई आपको बात? एक खास बात और देखना, आयोनिक बॉन्ड जो आपको देखने को मिलेगा, आयोनिक बॉन्ड जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलेगा। आयोनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो मेटल्स, सबसे अच्छी मेटल्स कौन सी होती हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 एंड एक लगा लो ग्रुप नंबर 13 की मेटल। तो ये मेटल्स जो है काफी अच्छी मेटल्स मानी जाती है। जितनी अच्छी मेटल होगी उतना अच्छा ही आयोनिक बॉन्ड बनेगा, जितनी अच्छी मेटल होगी उतना अच्छा ही आयोनिक बॉन्ड बनेगा। एंड जितनी अच्छी नॉन मेटल होंगी, नॉन मेटल जनरली आपको देखने को मिलेगी ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, है ना। इन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज्यादा भूख रहती है, इन नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत ज्यादा भूख रहती है, तो इनकी बॉन्डिंग जबरदस्त जमती है, इनकी बॉन्डिंग जबरदस्त जमती है ना। तो ये कहानी होती है जी यहाँ पे। मेटल जितनी अच्छी मेटल होगी उतना अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनेगा, जितनी अच्छी नॉन मेटल होगी उतना ही अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात आप सभी को? समझ में आ रही है क्या? ये रहा। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। कई बार इलेक्ट्रोवैलेंसी लगा लो या फिर सिंपल वैलेंसी लगा लो, इलेक्ट्रोवैलेंसी लगा लो या फिर सिंपल वैलेंसी लगा लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताओ, इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, एक्चुअली तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इतने बेसिक। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बाय दैट एलिमेंट, लगा लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बाय दैट एलिमेंट is known as इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है? एक। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? एक, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है? एक। वैलेंसी ये होती है, ठीक है, वैलेंसी ये होती है इस प्रकार से। अब मैं यही कह रहा था आपको, हायर इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो मैं यही तो आपको बता रहा था कि जितनी अच्छी मेटल होगी, देखो मेटल जितनी बढ़िया क्वालिटी की होगी, जितनी अच्छी मेटल होगी ना हाई, तो उतना, एंड देखो अगर मैं आपसे थोड़ी, चलो इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को क्या है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, देखो कि जो आपका आयनिक करैक्टर है, आयनिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझना इस बात को बड़ा ध्यान से। मैंने क्या कहा यहाँ पे? आयोनिक करैक्टर, भाई कौन सा बॉन्ड अच्छा आयोनिक बॉन्ड, उसका कैसे पता लगाएंगे? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना अच्छा ही आयोनिक बॉन्ड होगा। कैसे? समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं, मेरे पास एक है NaCl एंड एक मेरे पास है NaF, एक मेरे पास क्या? NaF। बताओ कौन सा, दोनों ही आयोनिक बॉन्ड है, कौन सा आयोनिक बॉन्ड अच्छा है? मैंने देखा यार यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मेटल जितनी अच्छी हो उतना बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे मेटल तो कॉमन होगी, मेटल को छोड़ो, एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है, कौन सी अच्छी नॉन मेटल है? इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा भूख है, तो है आंसर फ्लोरीन। फ्लोरीन इज दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, मेटल तो सेम होगी, ये अच्छी नॉन मेटल है, जितनी अच्छी नॉन मेटल होगी उतना ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना उतना ज्यादा वहां पे डाइपोल जनरेट होते हैं, उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होता है ना। जैसे मान लो भाई ये Na पॉजिटिव है और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव होता है, वहीं पे एक Na पॉजिटिव है और यहाँ पे क्लोरीन है नेगेटिव। तो अब फ्लोरीन कहेगा भाई मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, मतलब मेरे पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मैं ज्यादा रखता हूं अपने पास क्योंकि मैं अच्छे नॉन मेटल हो गया, तो इसलिए इनके बीच में इनके ऊपर ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। और जितना ज्यादा, मैंने क्या पढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 by R, Q1 Q2 by R, जितना ज्यादा चार्ज होगा
जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की। तो ये बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास एक LIF है, एक मेरे पास NAF है और एक मेरे पास KF है, बताओ कि इसमें से आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें से कौन सा बॉन्ड कौन से में सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसमें सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, जल्दी से बताइए। इसमें सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, जल्दी से बताइए। देखो सीधी सी बात है, अब यहां पे कौन कॉमन हो रहा है, नॉन मेटल। तो क्या देख लो, मेटल, सबसे अच्छी मेटल कौन सी है, KF। ना 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 ना, LIF वाले सभी रोंग है भाई। अरे LIF वाले, अरे सबसे अच्छी मेटल कौन सी है, सबसे अच्छी मेटल है K, पोटासियम। इसलिए सबसे बढ़िया आयनिक बॉन्ड किसका होता है, KF का। सबसे बढ़िया आयनिक बॉन्ड किसका होता है, KF का होता है, मोस्ट आयनिक। बिकॉज Na इज बेस्ट मेटल एंड नॉन मेटल इज गुड। ना 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 ना, सभी रॉन्ग है भाई। अरे क्या है, समझ क्यों नहीं पा रहे हो मेरी बात को। फ्लोरीन तो सेम हो गया, फ्लोरीन को तो देखना ही नहीं। अब इफेक्ट जो डाल रहा है वो मेटल, डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो सबसे अच्छी मेटल कौन है इनमें से, पोटासियम। जितनी अच्छी मेटल होगी उतना अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसमें कहां कंफ्यूजन आ रही है भाई, मुझे ये बताओ। इसको कैसे गलत कर रहे हो, इसको तो गलत नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एनर्जी टर्म यूज्ड इन आयोनिक बॉन्ड। एनर्जी टर्म यूज्ड इन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर कौन कौन सी एनर्जी टर्म यूज हो रही है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर कौन कौन सी एनर्जी टर्म यूज हो रही है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर कौन कौन सी एनर्जी टर्म यूज हो रही है। तो सबसे पहली जो एनर्जी यूज हो रही है, जो मैंने आपको पढ़ाया, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, अरे ये सर ये कहां यूज हो रही है, अरे भाई कटायन ऐसे थोड़ी नहीं बनता है। कटायन बनने के लिए क्या चाहिए, कटायन बनने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, ऐसे ही कोई नहीं। क्लियर दैट बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं है। अभी देखो, आज जो बात मैं बोल रहा हूं ना, 3-4 दिन के बाद वो गलत भी होगी, ये बात नोट कर लेना। फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, और आपको आज मैंने जो बोला है ना कि ये चीज ऐसी है, वो 2 दिन बाद वैसी नहीं रहेगी। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो एनर्जी रिलेटेड टर्म यूज की जाती है आयनिक बॉन्ड में, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे, दिस इज यूज फॉर मेटल्स। जो मेटल आप यूज कर रहे हो एक आयनिक बॉन्ड के बनाने के दौरान, उसके अंदर होती कैसे, जो भी कोई मेटल होती है, गैसियस मेटल, उससे आप जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एक एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये M गैसियस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, ये M पॉजिटिव गैसियस हो गया, ये M पॉजिटिव गैसियस होगा। तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ दैट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन, वो बाद की चीजें होंगी, अभी इसके ऊपर फोकस करो पूरा। तो फर्स्ट एनर्जी रिलेटेड टर्म मैंने आपको बताया, एंड ये जो है यहाँ पे ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब हमें देनी पड़ती है बाहर से। तो ये ये अलग है। सेकेंड एनर्जी रिलेटेड टर्म दैट इज यूज इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए बढ़ाई थी मैंने, नॉन मेटल्स के लिए। क्यों, क्योंकि भाई जो नॉन मेटल जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो वहां पे एक एनर्जी रिलीज होगी। मान लो ये X गैसियस कोई एक नॉन मेटल है, इसने जैसे इलेक्ट्रॉन को लिया होगा तो ये X नेगेटिव गैसियस बन गया होगा, इस दौरान एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी, एंड दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और ये वाली जो एनर्जी है ये रिलीज होती है, ये वाली जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, थर्ड इज यहाँ पे जो तीसरी एनर्जी होती है, देखिए आयोनिक बॉन्ड जब बनते हैं ना तो वहां पे लैटिस की फॉर्मेशन होती है। जब आयोनिक बॉन्ड बनते हैं तो वहां पे लैटिस की फॉर्मेशन होती है। थर्ड वन इज, यहाँ पे 3 काम होते हैं यहाँ पे, पहला कटायन का बनना, दूसरा अनायन का बनना, और जब कटायन और अनायन मिलके एक मोल किसी आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे एक लैटिस बनती है। लैटिस क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा,
ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। और जब ये फॉर्मेशन होती है ना लैटिस की, यहां से भी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अब देखिए, जो आपका M पॉजिटिव गैसियस बना है, ठीक है, एंड प्लस में जो आपका X नेगेटिव गैसियस बना है, ठीक है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन? अगर 1 मोल mx की फॉर्मेशन हो और वो भी सॉलिड की, उस दौरान यहां पे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखो मैं प्रोडक्ट साइड दिखा रहा हूं, इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक यहां पे जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और ये रिलीज क्यों होती है भाई? कोई बच्चा पूछे कि ये बनने से ये रिलीज क्यों हुई? स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, एनर्जी का लॉस, एनर्जी निकलेगी तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी क्या? एनर्जी क्यों निकली सर? एनर्जी क्यों निकली? मुझे ये बताओ, एक तो गैस के पार्टिकल्स हैं और एक सॉलिड के पार्टिकल है, एक गैस के पार्टिकल और एक सॉलिड के, किसमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा होता है? तो सारे बच्चे कहेंगे सर सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होता है ना, एज कंपेयर टू गैसेस। गैस के तो दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा थर्ड, यहाँ पे जो हमने एनर्जी रिलेटेड टर्म, इसके क्वेश्चन कई बार बन गए भाई। थर्ड इज ड्यू टू स्टेबिलिटी गेन्ड बाय दैम, यस बिल्कुल सही है। लैटिस क्या होता है पता है ना आपको? जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सॉलिड स्टेट में, NaCl की FCC फेस क्यूबिक सेंटर्ड, ये इसको मैं पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट में। हालांकि अगर कोई बच्चा पिछले साल वाला हो तो मैंने काफी डिटेल में सॉलिड स्टेट पढ़ा रखा है, ऐसा सॉलिड स्टेट पढ़ा रखा है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, वो तो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है शायद, ठीक है। तो ये रहा। अब ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले तो। अब ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो बिल्कुल उसमें वर्डिंग में। लैटिस एनर्जी, the energy released when 1 mole of ionic compound is formed by its isolated gaseous atom, या gaseous atom नहीं gaseous ion, दोबारा से आप लिख लीजिए अपने वे में। the energy released when 1 mole of ionic solid, ये जरूर ध्यान रखना, 1 mole of ionic solid है ना, the energy released when formation of 1 mole ionic solid from its isolated gaseous ion, जैसे ये क्या है गैसियस कटायन, ये क्या है गैसियस अनायन। ये देखो ये गैस के पार्टिकल है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो दो गैस के पार्टिकल जैसे ही जुड़ के सॉलिड में बन जाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट देखते हो आप कितनी ज्यादा होती है, जैसे ही उनको आप रोक दोगे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को लैटिस एनर्जी बोला जाता है, उसी को लैटिस एनर्जी बोला जाता है। देखिए समझ में आई? तो एक आयोनिक बॉन्ड के लिए जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी ना, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी है ना, तो उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होता है, उतना ही वो अच्छा आयोनिक बॉन्ड होता है, उतना ही वो अच्छा आयोनिक बॉन्ड होता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, मेरी बात समझ में आ गई? किसी को भी डाउट है? अब देखिए अगर मैं बात करूं इन द टर्म ऑफ एनर्जीज फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड, in term of energy favorable condition, in term of energy favorable condition for ionic bond, favorable condition for ionic bond, ionic bond के लिए favorable condition क्या होती है? देखिए सीधी सी बात है यार, हम चाहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, बिल्कुल मिनिमम हो, कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम हमें देनी एनर्जी सबसे कम पड़े। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो हमें देनी पड़ती है, इसलिए इसको मिनिमम रखना हमेशा, इसलिए इसको मिनिमम रखना। और ये मिनिमम होने के लिए होती है जो सबसे अच्छी मेटल होती है, डाउन द ग्रुप जाने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है ना, वो सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आराम से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो ये मिनिमम होनी चाहिए, ये मिनिमम होनी चाहिए ना। सेकंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए,
भाई एक इलेक्ट्रॉन लेते ही बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, क्योंकि हमारा टारगेट है ओवरऑल एनर्जी का रिलीज होना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम हो। एंड थर्ड वन इज लैटिस एनर्जी, तो किसी अच्छे बॉन्ड के लिए, किसी अच्छे आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन है कि सबसे उसकी आयनाइजेशन, वहां पे जो मेटल यूज, ऐसी मेटल यूज करना जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो। उसके बाद ऐसी नॉन मेटल यूज करना जिसकी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हो, और ऐसी चीज यूज करना जिसकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा ही। तो अब देखिए ये जो लैटिस एनर्जी, इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, हाउ टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, हाउ टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, हाउ टू डिटरमाइन एलई, लैटिस एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। देखिए ये सेम टॉपिक आपका दो जगह और आएगा, दो जगह, ये सेम जो अभी मैं आज बता रहा हूं ये दो जगह आएगा, आज ही बता देता हूं लगे आज, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए लैटिस एनर्जी, ये एक टॉपिक आएगा थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री जो भी लगाओ आप, थर्मोडायनेमिक्स लिख देता हूं, थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा ये लैटिस एनर्जी निकालना। एंड एक और टॉपिक में आएगा ये, है ना, लैटिस एनर्जी निकालना, थर्मोडायनेमिक्स में तो पक्का ही आएगा, एक जगह और आता है, ये कहां पे आता है मुझे ध्यान नहीं। अच्छा रिपीट करना है, देखिए रिपीट कर देता हूं। देखो हम क्या चाहते हैं, देखो मैं समझा देता हूं भाई, एक एग्जांपल लेके मैं अच्छे से समझा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये ए है, ए, ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल है, और मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 200 किलो जूल एनर्जी दे दी मैंने इसको, देखना है ना, सपना आपके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ, ठीक है। मेरे पास कोई ए मेटल थी और मैंने उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 200 किलो जूल एनर्जी वहां पे मैंने दे दी उसको, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, यहाँ पे ए पॉजिटिव ये बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरी बात मैंने क्या था, इसी यही एग्जांपल है, तो बी गैसियस एक नॉन मेटल थी, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई, ये देखो जो चीज रिएक्टेंट साइड में लिखी वो दी है आपने, जो प्रोडक्ट साइड में लिखी, मान लो कि वहां पे आपका 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब जब आप ओवरऑल जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जब यहाँ पे अगर एक मोल आयोनिक सॉलिड की फॉर्मेशन हुई होगी, जब एक मोल आयोनिक सॉलिड की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज करती है जिसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि यहाँ पे 300 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होती है लैटिस एनर्जी भी। अब ओवरऑल देखो आपने एनर्जी दी कितनी, 200, और एनर्जी टोटल निकली बाहर कितनी, 400, तो ये 200 जो दी थी वो माइनस कर दो, तो ओवरऑल आप बेनिफिट में रहे ना। यहाँ पे आपने 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर ही निकली है, और जितनी एनर्जी बाहर निकलती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। समझ में आई बात? इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई कोशिश किया करो, जितनी ज्यादा ये एनर्जी रिलीज होगी ना, जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको कम रखो, इसको भी ज्यादा रखो, और इसको भी ज्यादा रखो। अब बोलो भाई सपना समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दो। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का मतलब है जब एक गैसियस अनायन, एक गैसियस कटायन और एक गैसियस अनायन जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, देखो ये गैस के हैं, जुड़ने के बाद अगर उन्होंने एक मोल आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन कर ली, उस दौरान एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। समझ में आ गई मेरी बात भाई? अब मैं बता रहा था ये लैटिस एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में एक जगह और आती होगी यार, कहीं पे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ बोर्न-हैबर साइकिल। नाम सुना है? बोर्न-हैबर साइकिल से हम लैटिस एनर्जी निकालते हैं। ये पहला मेथड था। जब आप हायर केमिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन होती है बोर्न-लैंडेज इक्वेशन। जब आप बीएससी में या एमएससी में जाओगे तो लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए एक और अच्छी इक्वेशन होती है, दैट इज बोर्न-लैंडेज इक्वेशन। और उससे भी ऊपर लेवल जाओगे एक और होती है बोर्न-लैंडेज से जो निकलती है लैटिस एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो ये बोर्न-हैबर साइकिल होता है जिससे आपके लेवल तक काम चल जाता है, लैटिस एनर्जी निकाली जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी आते हैं, बट यहाँ पे मैं आपका एग्जांपल्स नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिंपली जो है वो बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
समझ में आ रही? तो यहाँ पे ये बता रहा है कि देयर इज नो डायरेक्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी बट वी कैन इनडायरेक्टली कैलकुलेटेड। बोर्न-हैबर साइकिल की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, हालांकि ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा बता देता हूं। हीट ऑफ फॉर्मेशन या इसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या भी बोलते हैं, दूसरा H डेल्टा HF, इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। तो ये क्या होती है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स मोस्ट एलिमेंट्स which should be in pure and stable form। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। देखिए आपने क्या हुआ, देखिए कोई भी रिएक्शन होती है ना, कोई भी रिएक्शन हुई है, कोई भी केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन हो रही है वहां पे हीट चेंज हो रही है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, एनर्जी का चेंज हो रहा है, बस एनर्जी जा रही है या एनर्जी आ रही है। तो कुछ न कुछ एंथैल्पी का चेंज हुआ है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एक मोल किसी कंपाउंड के बनने से जो एनर्जी का चेंज हुआ है, ठीक है, एनर्जी का जो चेंज हुआ उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ा दूंगा, थर्मोकेमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ा दूंगा। एक हेस लॉ भी होता है भाई, हेस लॉ, ठीक है, वो यही कहता है, या तो आप डायरेक्ट देख लो भाई वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, या आप इनडायरेक्ट वेज से चले जाओ, ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतनी ही होती है। थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूं, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा बोर्न-हैबर साइकिल की हेल्प से हम कैसे लैटिस एनर्जी निकालते हैं। देखिए आपको बोल दिया गया है कि आपके पास सोडियम सॉलिड है, प्लस में आपके पास Cl2 गैस है, ठीक है, और इससे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे 1 मोल NaCl की फॉर्मेशन हुई है, 1 मोल NaCl की फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पे आपको क्या बोल देगा कि इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कुछ न कुछ वैल्यू दे देगा आपको। यहाँ पे वो क्या है, इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसकी कुछ न कुछ वैल्यू आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन में। समझ में आई बात? अब देखो सबसे पहली बात तो क्या है, NaCl के एक सॉलिड का बनना, पहली बात तो मैंने वहां पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करवाया था, लैटिस एनर्जी जब मैं लिख रहा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बोला था फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने क्या बोला था, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय इट्स आइसोलेटेड गैसियस आयन। क्या बोला था, आइसोलेटेड गैसियस आयन, आइसोलेटेड गैसियस आयन, ये बोला था मैंने यहाँ पे लैटिस एनर्जी, आप देख लेना चाहिए अगर आपने लिखा होगा तो सबसे पहली बात तो सोडियम तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में, पहले आप इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और जब आप सॉलिड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दैट इज सब्लिमेशन। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में जाना, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे आपने एक एनर्जी दी होगी, यहाँ पे आपने एक एनर्जी दी होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो पॉजिटिव रही होगी, मतलब दी होगी पॉजिटिव, दी आपने, समझ गए। अब ये यहाँ पे गैसियस तो बन गया, आयन तो नहीं बना। गैसियस से आयन बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, फिर से यहाँ पे आपने एक एनर्जी दी होगी, दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी, दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी, जिससे ये आपका Na पॉजिटिव गैसियस बन गया, जिससे ये आपका Na पॉजिटिव गैसियस बन गया। अब यहाँ पे Cl2 तो मॉलिक्यूल है, आपसे तो आइसोलेटेड गैसियस आयन बोला था। सबसे पहले आप इसको एटम में, आयन तो बाद में बनेगा, पहले एटम बनाओ। एटम बनाने के लिए आपने यहाँ पे एक एनर्जी दी होगी, दैट एनर्जी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे आपने उसको हाफ दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जिससे किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब Cl गैस के अंदर यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज हुई होगी, यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज हुई होगी, एंड उसको मैं मतलब रिलीज जब भी होती, चलो एक बार लिख देता हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा H इजी। और ये रिलीज हुई इसलिए मैं नेगेटिव साइन से दिखा रहा हूं, तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव गैसियस। अब एक गैसियस कटायन और एक गैसियस अनायन है, ये दोनों मिलेंगे और 1 मोल आयोनिक सॉलिड की फॉर्मेशन करेंगे। इस दौरान भी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी, एंड दैट एनर्जी जो रिलीज हुई है, नेगेटिव से दिखा रहा हूं रिलीज, दैट एनर्जी इज अ लैटिस एनर्जी, दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपको हेस लॉ पढ़ाया जाता है। हेस लॉ ये बात बोलता है भाई, जो ये जो इस स्टेप में जो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये वाली,
और जो आपने ऐसे स्टेप्स में निकाला है ये एंथैल्पी और इन एंथैल्पीज का सम सेम होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एच एफ होगा इज इक्वल टू किस किसके, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं क्योंकि ये हमने दी है, प्लस में इसको इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी को भी पॉजिटिव दी है, प्लस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का 2 क्योंकि ये भी हमने दी है, एंड माइनस में क्या कर देंगे, एंड माइनस में क्या कर देंगे डेल्टा एच इजी, ये हमें रिलीज हुई है, एंड माइनस में क्या कर देंगे लैटिस एनर्जी। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ बोर्न-हार्बर साइकिल अब क्या होता है ना, आपको ये सारा डाटा मिलता है, ये आपको पता होता है क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ये मिलेगा और बोलेगा लैटिस एनर्जी निकालो, बोलेगा कि लैटिस एनर्जी निकालो। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड की लैटिस एनर्जी, किसी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात, बोर्न-हार्बर साइकिल। ये आगे जाके थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा, मैंने यहीं पे पढ़ा दिया, मैं बिल्कुल डिटेल में टाइम लगाऊंगा भाई इन 2 चैप्टर्स पे, है ना, और आपका भी रिस्पॉन्स पता लग जाएगा, आप भी कहोगे सर मजा आने लग गया मतलब केमिस्ट्री में, तो मतलब इस तरीके से चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वो बनेगा यहां से, जो इस वाले पार्ट से। अब मैं बात करता हूं यहां पे फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। भाई क्या क्या फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहां से क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज ऑन आयंस, फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज ऑन आयंस, पहला फैक्टर क्या है, आयंस के ऊपर चार्ज। तो यहां से देखिएगा भाई लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। जितने ज्यादा चार्ज रहा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है, उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है। एंड सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस। देखिए लैटिस एनर्जी को अगर आप लिंक करना चाहते हैं ना, लैटिस एनर्जी को अगर आप लिंक करना चाहते हैं, देखो हो क्या रहा है कि एक कटायन और हो क्या रहा है कि एक अनायन, ये दोनों आपस में एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे हैं ना, और जब ये है तो इनके दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली वो जो एनर्जी है वो क्या है, वो बेसिकली यही तो है ना, Q1 Q2 एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो देखो यहां से आप देख सकते हैं ये जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है ये किस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके। तो यहां से आप दूसरी बात बोल सकते हो कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। बोलो भाई समझ में आया क्या, बोलो भाई समझ में आया क्या। बोलो भाई समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ। अब देखिए, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन दूं यहाँ पे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताओ मुझे, ठीक है। आपको बताना है कंपेयर लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। रिपीट, रिपीट, इम्तियाज करे रिपीट करो, रिपीट क्या करना है इम्तियाज इसमें। ये तो देखो ये बेसिकली क्या होता है ना, जितनी ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बनेगी उतनी ज्यादा ही तो एनर्जी रिलीज होगी ना भाई, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बनेगी उतनी ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होगी। तो इनडायरेक्टली फोर्स ऑफ ट्रैक्शन को हम लैटिस एनर्जी से लिख सकते हैं। 1 मिनट का समय दे दो भाई मुझे, रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप ओहो ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट का समय दे दीजिए जब तक आप इसको बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कंपेयर द लैटिस एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग।
बताओ भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, और तीसरा क्वेश्चन ये रहा। ये 3 क्वेश्चन फटाफट से बता दीजिए, ये इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आप फटाफट से बता दीजिए। देखिए भाई, सबसे पहला जो LIF इज मोर, RBF इज मोर, एंड देखो देखो बड़ा आसान है यार, आप थोड़े से कंफ्यूज बताने क्यों हो जाते हैं, बड़ा आसान है। पहली बात तो ये बोली गई कि चार्ज, एंड चार्ज देखो, चार्ज मेजर फैक्टर भी होता है भाई, ये भी ध्यान रखना, चार्ज इज मेजर फैक्टर, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं चार्ज इज मेजर फैक्टर, चार्ज इज मेजर फैक्टर। देखो सबसे पहले आप ये देखो, चार्ज आपने देखा यहाँ पे कि चार्ज नेगेटिव 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 नेगेटिव, चार्ज सेम है। फ्लोरीन को तो हटा ही दो, फ्लोरीन तो कॉमन है, फ्लोरीन तो कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं, फ्लोरीन तो कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। फिर आपने देखा इनके ऊपर, कटायन के ऊपर चार्ज देखो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है। अगर चार्ज सेम है तो साइज देखो, डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। किसी को भी कोई डाउट है क्या, किसी को भी कोई डाउट है क्या इसमें? तो ये देखो कितना आसान है, ये देखो कितना आसान है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बहुत आसान है चीजें, तो बहुत आसान है चीजें, तो अगर समझो इसमें, अगर आप बात करोगे इसमें, आपने देखा कटायन तो सेम ही हो गया, सारे अनायन के ऊपर चार्ज एक जैसा है, सबसे छोटा साइज F का, इसलिए सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी भी इसकी होगी, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी भी इसकी होगी। दूसरा आपने देखा ये Na पॉजिटिव, ये Mg2 पॉजिटिव, एंड ये आपका Al, ठीक है ना, ये Al। तो देखो चार्ज आपने देखा इस बार पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। उसके बाद यहां से भी देखा आपने 1 नेगेटिव, यहां पे 2 नेगेटिव और यहां पे 3 नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट जाने से मतलब चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है और साइज भी कम हो रहा है। Mg2 पॉजिटिव का साइज छोटा होता है Na पॉजिटिव से, Al3 पॉजिटिव का साइज, तो ये करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा, ये करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये थी जी हमारी पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास। होप कि आपको जबरदस्त समझ में आए होगी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है, और अभी तो टाइम लगेगा, और जब मैं केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर चुका होऊंगा तो आपको लगेगा सर केमिस्ट्री बहुत आसान हो गई है, बहुत, क्योंकि ये 2 टॉपिक और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, 3 लगा लो बस, ये 3 टॉपिक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिस बच्चे को ये 3 टॉपिक इस लेवल के आने लगे, जिस लेवल के मैं करवा रहा हूँ, फिर वो कहता है कि सर बस अब केमिस्ट्री को हवा में चलाएंगे, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की GOC, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की GOC, ठीक है। चलिए भाई, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पढ़ते रहिए भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। किसी का भी कोई डाउट, अच्छा आपके डाउट्स थे भाई, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट आपके, भाई ये मुझे तो है ना फोन वाले ही वो नहीं करने देते, आपके कुछ डाउट्स थे वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट में चेक करके यहाँ पे कि क्या क्या डाउट्स आपके आए थे, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, है ना। अब ठीक है, लास्ट में कि जो बच्चे नए होंगे जिनके कोई डाउट्स नहीं थे वो भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा उनको, तो मैं एक बार भाई बाद में देख, डाउट्स आपके जो आए थे वो मैं चेक करता हूँ। एक तो भाई ये डाउट आ रहा था आपको, इतना आसान सा क्वेश्चन पता नहीं आप कैसे गलत कर पाते हैं,
ये किसी बच्चे ने मुझसे एक डाउट पूछा था, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कोई 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी 4 एलिमेंट ए बी सी की। ए एलिमेंट है आपका 1s2 2s2 एंड 2p6, ठीक है। बी एलिमेंट है आपका वो क्या है 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। सी एलिमेंट है आपका 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 एंड डी एलिमेंट है आपका 1s2 2s2 एंड 2p5। आपसे पूछा गया था इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सर आपको भेजा था, प्लीज वो करवा दो। यही है क्या आपका जो डाउट है? एप ब्लॉक वाला भी बताऊंगा भाई, दोनों बता दूंगा। ये क्वेश्चन इतना आसान है, मतलब देखो सबसे पहली बात तो ये है, कभी भी अगर आपको लगे कि कंफ्यूजन बढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आ जाया करो। ये है जी फ्लोरीन, ये कौन है? फ्लोरीन। ये कौन है? ऑक्सीजन। ये कौन है? ये कौन है? सोडियम। और ये कौन है? नियोन। आपको एक बात पहले ही बताई गई है, नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम, या तो 0 या फिर वो उनको मतलब वहां पे एब्जॉर्ब रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ए सबसे कम लिख दोगे, ए सबसे कम। इन दोनों में से ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा होती है? डी। डी। अब कंफ्यूजन है बी और सी में। अरे भाई ये देखो सोडियम मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी श्योरली, ये आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरे यार ये देखो ना आप, नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये है इसका जो आपके बुक के हिसाब से जो आंसर वो ये है इसका, ए है ए। बताओ इसमें क्या डाउट है भाई, बताओ इसमें क्या डाउट है? एक बच्चा देखो कि ऐसे हो रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और कितने होते हैं, है ना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और कितने होते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो अब वो कह रहा है बच्चा मुझे कि सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 30 होते हैं। भाई आपके फिर कंसेप्ट वीक रह गए। कैसे कैसे रह गए कंसेप्ट वीक? अरे भाई एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एफ ब्लॉक के जो है एफ के 14 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं एक। तो 14 होते हैं लेंथेनाइड सीरीज के, 14 होते हैं एक्टेनाइड सीरीज के। अब वो बच्चा मुझे क्या भेज रहा है यहाँ पे, अब अरे भाई ना आपका, हाँ ये ठीक है, निशु का भी ठीक था रिया। अब वो बच्चा मुझे क्या भेज रहा है कि सर देखो ये LA से स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और ये जाता है आपका कहां तक? 71 तक। ये तो आपने ही बताया था। तो ये तो 15 एलिमेंट बैठ रहे हैं भाई। जो ये इसमें लेंथेनम जो होता है दिस इज नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इम्तियाज आप जाके कॉन्फ़िगरेशन चेक करना लेंथेनम की, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट होता है लेंथेनम। एक्टेनम एंड लेंथेनम दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 58 से 71, ये 14 एलिमेंट्स बनेंगे, 14 एलिमेंट्स। एंड ऐसे ही आपका ये 90 से लेके 103 तक, ये जो है ना 57 लेंथेनम, दिस इज नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना इंटरनेट पे या अपनी बुक के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आज तो मेरे समक्ष ये 2 ही डाउट आए थे आपके ग्रुप में। एक जो डाउट शायद आपने आपस में डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था वो, है ना। एक जो डाउट भेजा था एक स्टूडेंट ने, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो शायद आपने अपने आप में ही क्लियर कर लिया था, ठीक है ना। तो जो ये शायद गौरव सिंह ने भेजा था, ये भी बड़ा, हाँ ये आराम से सोल्व हो गया होगा आपका। किसी को और डाउट है क्या भाई? ऐसे ही भेजते रहा करो। तो गौरव सिंह ने जो भेजा था शायद वो क्लियर हो गया था, अच्छा क्वेश्चन था वो। हालांकि गौरव सिंह ने जो भेजा था वो अच्छा क्वेश्चन था। यस, नीशू ने भेज दी भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख लो 4D1, ठीक है भाई। चलिए आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग और मिलते हैं कल की क्लास में। और सैटरडे को टेस्ट है भाई, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अपनी प्रिपरेशन जोरों पे रखें, ठीक है। और साथ में ये चीज़ें भी रेगुलर क्लियर करते रहें, पढ़ते रहें। जो बच्चे मुझे नहीं दिखते हैं क्लास में रेगुलर, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनके पेरेंट्स को बताया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी नुकसान आप खुद का करोगे अगर क्लास में नहीं आओगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। चलिए तो अब इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त।